So, guys, till now, what we have learned is about एनर्जी कंजर्वेशन. हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा कि इफ ए चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज चार्ज कॉन्फ़िगरेशन? दैट दिस इज ए सोर्स चार्ज and this is the electric field due to this source charge, and if a test charge, basically a unit positive test charge is brought from, let's say, another point be infinity, from infinity to a point in the electric field, we observed that test charge, unit positive test charge, acquires a potential energy. Okay, that is what we have learned. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज को हमने इन्फिनिटी से पकड़ के लाया और एक पॉइंट पे उसे पकड़ के रखा, तो उस चार्ज के पास में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. ठीक. अब एक्सटर्नल फोर्स, जो फोर्स लगाकर हम उसे वहां से यहां तक लाए थे, वो एक्सटर्नल फोर्स को अगर मैं हटा दूं, सो एज सून एज द फोर्स इज रिमूव फ्रॉम द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम्स इनटू प्ले, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज will apply a force on the unit positive test charge which is at A, and that force will be attractive or repulsive. कैसे पता चलेगा भाई? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. So the natural force between this and this charge will be repulsive. So as soon as we remove the external force, this charge will displaces the test charge towards infinity, till infinity, because electric field is everywhere and electric field का आखिरी पॉइंट हम infinity लेके चलेंगे. ठीक है. मैंने बहुत बार आपसे कहा है कि v infinity हम कितना मानेंगे? 0. ठीक है. सो गाइस, इसमें हमें कुछ रिमार्क निकालने हैं. ठीक है. हमने रिमार्क क्या निकालना है? हमने एनर्जी डिफरेंस देखना है. हमें अब ये पता है कि भाई इंफिनिटी से ए पे लाने पे अलग पोटेंशियल एनर्जी आएगी, दैट इज यू ए, और बी पॉइंट पे लाने पे अलग पोटेंशियल एनर्जी आएगी, यू बी. और ये आपको पता है कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगा. आपको ये भी पता है कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग होगा. आपको ये भी पता है कि जो पोटेंशियल है that is associated with the location, okay, but the energy is associated with the charge, because the energy is acquired by the charge. So guys, what is next is the remark. remark मतलब हमें क्या समझ में आया? हमें इसे क्या समझ में आया? ठीक है. हमें पहली बात तो ये समझ में आनी है कि हमें फोर्स क्यों लगाना है ना? तो जब ये पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से यहां तक आया नहीं है, लाया गया है. ठीक है. हमने उसको वहां से धक्का मार के यहां तक लाए थे प्रीवियस एपिसोड्स में, है ना? इसलिए हमारा वर्क डन हुआ. ठीक है. और हमारा वर्क डन पॉजिटिव था या नेगेटिव था? देखिए, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, बट स्टिल वर्क डन कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव. इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट. तो हम उसमें आते हैं. पर यहाँ पर पहला रिमार्क, अगर हम पहला रिमार्क देखेंगे तो हमें ये मान के चलना है कि द टेस्ट चार्ज is so small that it cannot affect the source charge. मतलब हमें पता है
कि अगर एक चार्ज के आसपास दूसरा चार्ज अगर हम लेकर जाएंगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे या एक दूसरे के पास में आ जाएंगे, है ना। क्योंकि अगर ये चार्ज को हमने इसके पास में लाया तो ये जितना फोर्स इस पे लगा रहा है उतना ही फोर्स ये भी इस पे लगाएगा विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स कौन सा लॉ आपको पता है, इक्वल एंड अपोजिट वाला, ठीक है। तो उस हिसाब से इसको पास लाने पे ये भी दूर जाना चाहिए या पास में आना चाहिए, पर हम ऐसा मानते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे उसमें टेस्ट चार्ज जो है वो बहुत छोटा है और उसके पोजीशन चेंज करने से इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट, ठीक है। और अब से हम एनसीईआरटी के अनुसार बड़े वाले चार्ज को, सोर्स चार्ज को बड़ा वाला क्यों लेंगे और टेस्ट चार्ज को छोटा वाला क्यों लेंगे। एसएल अरोड़ा में टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट लिया है, ठीक है। आप नॉमेनक्लेचर पे ना जाए, ठीक है, अपनी अकल लगाए, आसान है, कोई टेंशन नहीं। तो ये तो हो गया। इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है ये आपको समझना अति आवश्यक है। वो ये कह रहा है कि देयर इज नो नेट फोर्स on or acceleration of the charge. There is no acceleration of the charge. इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर कोई गाड़ी चल रही है, एक अगर कार चल रही है, ठीक है, और एक कार का वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब पहले भी 40 किलोमीटर पर आवर और अभी भी कुछ समय बाद भी सेम, तो आप बताइए एक्सेलरेशन कितना। हम कहेंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो आप कहेंगे कि द फाइनल वेलोसिटी एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज सेम बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन वुड बिकम जीरो। And if the acceleration is zero, there is no force that has spent, okay, for acceleration. क्योंकि एक्सेलरेशन या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, और एक्सेलरेशन को बढ़ाना है या एक्सेलरेशन को कम करना है, इसके लिए हमें वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा। वेलोसिटी को बढ़ा देंगे तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, वेलोसिटी को कम कर देंगे तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। पर वो करने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमारा फोर्स कहाँ जा रहा है, वेलोसिटी को बढ़ाने में या वेलोसिटी को कम करने में, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव में या एक्सेलरेशन नेगेटिव में। पर ये क्या कह रहा है, देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज। इसका मतलब है जब हम इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक धक्का मार के ला रहे थे तब वेलोसिटी कांस्टेंट था, तब वेलोसिटी चेंजिंग नहीं था, नाइदर द वेलोसिटी वाज इंक्रीजिंग नॉर इट वाज डिक्रीजिंग। It means that there was neither positive acceleration neither negative acceleration, and that is the reason that the total force has been not spent for acceleration. ऐसा क्यों होगा, है ना, आपको समझ में आ रहा है। तो ये बात आप याद रखें। तो देखिए इसे हम और अच्छे से कैसे लिखेंगे कि when we apply an external force, when we have started applying external force from infinity, because at that point I wanted to let this charge come from infinity to any point, okay. So at that point, let us say we are only discussing about topic A. So when I started applying force at infinity, from that point to this point, the velocity has been same. There was no acceleration, and the force which I have applied, ठीक है, has been constant. Okay, because force कम ज्यादा होगा तो velocity कम ज्यादा हो जाएगी, ठीक।
और वेलोसिटी कम ज्यादा हो गई तो एनर्जी चेंज आ जाएगा, है ना। हमारी एनर्जी कहाँ वेस्ट हो जाएगी, वो एक्सेलरेशन में। हम नहीं चाहते कि हमारी एनर्जी एक्सेलरेशन में वेस्ट हो, हम चाहते कि कांस्टेंट वेलोसिटी से वो वहां से यहाँ तक आ जाए और उसका टोटल वर्क डन जो हम कर रहे हैं वो पूरा का पूरा इसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाए। हमारा वर्क डन वेस्ट नहीं होना चाहिए कि इसकी वेलोसिटी चेंज करने में, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ाने के लिए और जोर से ताकत मारना पड़ेगा और वेलोसिटी कम करने के लिए उसको रोकना पड़ेगा। ताकत हमारी कहाँ जा रही है, वेलोसिटी को चेंज करने में, नहीं वहां जाना ही नहीं चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से आना चाहिए। इस पॉइंट तक कांस्टेंट वेलोसिटी से आया है, हम ये मानते हैं। ओके, सो द फोर्स अप्लाइड एक्सटर्नली इज कांस्टेंट, दैट इज व्हाट द सेकंड पॉइंट इज saying, and that means that if the force is constant there is no change in the velocity, and as there is no change in the velocity the final velocity and the initial velocity will be same, and if both are same ये zero आ जाएगा, 0/t is 0 and acceleration will become 0, and if the acceleration is 0 it means that the force is conserved totally. The work done that we have applied has, उसका वर्क डन का कुछ हिस्सा वेलोसिटी चेंज करने में नहीं लगा है, पूरा का पूरा वर्क डन हमारा कहाँ स्पेंड हो गया है, कहाँ स्टोर हो गया है, पोटेंशियल एनर्जी में, इस चार्ज के पास। ठीक है, पूरा वर्क डन करके लाया हूं मैं यहाँ तक इसको, वेलोसिटी भी कांस्टेंट रख के ताकि एक्सेलरेशन ना हो, बार बार मैं कह रहा हूं। नाउ द अमाउंट ऑफ वर्क डन आई हैव डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, कहाँ गया वो वर्क डन, वो वर्क डन जाएगा या तो पोटेंशियल एनर्जी में या काइनेटिक एनर्जी में, वो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। 11th में हमने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम से। सो व्हाट इज वर्क डन, वी नो दैट द वर्क डन इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू कैन ऑल्सो से दैट। सो जब वहां से मैंने चार्ज को यहां लाया, अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई और वो पूरी पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन से आई है, और जैसे मैं इसको छोड़ दूं तो ये वापस से उस पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी में और चला जाएगा इन्फिनिटी तक। ये सब हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ये दो रिमार्क्स आपको पकड़ के चलने हैं, ठीक है। कभी भी अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि मैं आपको आगे बताऊंगा, वो क्वेश्चन आएगा तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सो वी कैन से दैट वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, ओके, इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो मैं यहां लिखता हूं वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू विच पॉइंट, ए पॉइंट, है ना। ए पॉइंट तक हमने वर्क डन किया, तो हम क्या करेंगे, फोर्स जो हमने लगाया है इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हम ले लेंगे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, क्योंकि फोर्स तो थ्रू आउट इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, यही मैंने बताया अभी। और इसे इंटीग्रेट कर देंगे इन्फिनिटी से लेके ये पॉइंट तक, ए पॉइंट तक, और ए पॉइंट का डिस्टेंस हम मान लेते हैं यहां से यहां तक आर है, तो आर तक। नाउ वी नो दैट एफ इज नॉट चेंजिंग, एफ इज कांस्टेंट, सो एफ बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा फ्रॉम इंफिनिटी टू आर डी आर। ओके, पर हमें एक चीज करनी पड़ेगी, हमें एक चीज क्या करनी पड़ेगी, हम इस फोर्स को कांस्टेंट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि व्हाट इज दिस फोर्स, दिस फोर्स is the force that we are applying against the electric field, isn't it? The direction of electric field is this, and we are applying force from infinity to this point in this direction, ऐसे धक्का मार के ला रहे हैं। So how much is the force, that force, applied force, ठीक है, this is the force applied, is equals to the electrostatic force due to electric field,
ठीक है, तो मुझे इस तरफ उतना ही धक्का मारना पड़ेगा जितना धक्का ये Q इस Q को लगा रहा है, रिपल्सिव फोर्स, ताकि ये Q इस Q के इलाके में ना आ पाए, उतना ही फोर्स मुझे इस तरफ लगा है. सो दिस फोर्स इज दिस applied force, and the applied force is equal to the electrostatic force between Q and Q, and you know that force applied is equals to electric field force, and that is 1 upon 4 pi epsilon naught बड़ा Q छोटा Q upon r square. बताइए क्या फोर्स r पे डिपेंडेंट है? जी हाँ, ठीक है. तो हम ऐसे फोर्स को बाहर नहीं निकाल सकते, बिकॉज आप डिफरेंशिएशन में आप पढ़ रहे होंगे कि फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ r, बिकॉज r इज चेंजिंग, द फोर्स का वैल्यू विल आल्सो चेंज. सो वी शैल राइट द पूरा फॉर्मूला ऑफ f. व्हाट इज द पूरा फॉर्मूला ऑफ f? दैट इज इंफिनिटी टू r, एंड इट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ा Q छोटा Q अपॉन r स्क्वायर इनटू dr. एंड नाउ इसमें से कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालना. ठीक है, क्या है इसमें से कांस्टेंट टर्म? इसके बाद में यहां लिखा हूं, सॉरी थोड़ा सा मेस्ड अप हो गया, बट स्टिल 1 कांस्टेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक. Q का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है, टेस्ट चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है, R का वैल्यू चेंज हो सकता है क्योंकि हमारा फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू R है, इंफिनिटी टू R. और हमने इसी फॉर्मूले के आगे बढ़ के पिछले एपिसोड में पोटेंशियल का फॉर्मूला, सॉरी वर्क डन का फॉर्मूला निकाला था. ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला निकाला, तो वो पोटेंशियल का फॉर्मूला कैसे हो गया? अब देखिए, इससे हमने फॉर्मूला कौन सा निकाला, मैं लिखता हूं. नाउ व्हाट फॉर्मूला डिड वी फाइंड? हमने अभी क्या निकाला था? इसके पहले आप रिवाइंड करके चेक करें तो हमने निकाला वर्क डन का फॉर्मूला. और वर्क डन का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स अप्लाइड इनटू dr. और कहां से कहां तक लाया था? इंफिनिटी से r तक. ठीक है, फिर हमने ये कहा कि द अप्लाइड फोर्स वाज इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड व्हाटएवर द फोर्स इज, whatever the value of the electric force, that will be the value of applied force, and that will be r 1 upon 4 pi epsilon naught बड़ा Q छोटा Q upon r square dr. और इसमें से हमने कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लिया. ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा Q और ये Q, और ये आ जाएगा इंफिनिटी से r, और ये आ जाएगा dr 1 upon r square. तो ये डेरिवेशन हमने सॉल्व किया और हमने फाइनली वर्क डन निकाल लिया. और हमने वर्क डन कितना निकाला? ये सबको सॉल्व करके 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ा Q छोटा Q अपॉन R. दिस इज द वर्क डन. ओके, अच्छा ये क्या है? ये है वर्क डन. कितना वर्क मुझे करना पड़ा? इंफिनिटी से कौन से चार्ज को लाने के लिए? प्लस Q चार्ज को इंफिनिटी से इस R डिस्टेंस तक लाने के लिए. अब आप देखिए, अगर ये R डिस्टेंस कम होगा, अब ये R1 है और ये R2 है B पॉइंट का, तो आप मुझे बताइए कि वर्क डन ज्यादा कब करना पड़ेगा, A पे या B पे? आप क्या करेंगे? आप फॉर्मूला चेक करेंगे. फॉर्मूले में वर्क डन इज इक्वल्स टू Q चेंज नहीं होगा, Q चेंज नहीं होगा, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ये वाला R. ओ माय गॉड, वी हैव गॉट दिस R. सो वर्क डन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. इनवर्सली मतलब डिस्टेंस कम होगा तो वर्क डन बढ़ जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वर्क डन कम हो जाएगा. तो आप कहेंगे कि द वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू A, क्योंकि हम लाएंगे तो इंफिनिटी से ना,
So work done from infinity to A is smaller than work done from infinity to B. ये वाली बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोगों ने पढ़ा है कि पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कौन है? प्लस क्यू। सोर्स चार्ज होगा तो बड़ा क्यू लिखता, याद रखिए। अब सो पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल एट ए पॉइंट निकाल रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए की बात कर रहा हूं, तो बताइए पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अच्छा ऐसे बन जाएगी, ये पोटेंशियल का मतलब ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट, जहां से हमने शुरू किया और जहां तक लाया। कहां से शुरू किया? इन्फिनिटी से। कहां पे लाया? पॉइंट ए पे। ओके, ठीक है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो बन जाए और मैं बोले जा रहा हूं, ऐसा हुआ है एक दो बार, इसलिए बार बार चेक करना पड़ता है। सो इट इज नॉट, पोटेंशियल का मतलब ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट का पोटेंशियल, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट, फाइनली हम कहां पर है? ए पे। फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी। कितना वर्क डन हुआ इन्फिनिटी से ए तक आने में, है ना। इसमें हमने इन्फिनिटी से ए तक ही आए ना, आर। अच्छा R1 ले लेते हैं, क्योंकि अब ए का पॉइंट क्या हो गया? R1, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। वर्क डन क्या हो गया? वर्क डन की जगह मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 अपॉन ये वाला Q। ये वर्क डन की जगह ये फॉर्मूला लिख दिया है इसमें। ये Q कुछ नहीं है, उसके नीचे 1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? 1 ऊपर आ जाएगा और Q नीचे आ जाएगा, और इसे हम मिटा सकते हैं। आप देखेंगे कि Q और Q कैंसिल, तो VA रहेगा, और V इंफिनिटी हम क्या मानते हैं? मैंने लिखा था 0, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1। What does it mean? इसका मतलब है पोटेंशियल का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस। मतलब मैं R ही लिखता हूं, और मैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इस फॉर्मूले से आपको क्या समझना है कि ये है हमारा सोर्स चार्ज, जो क्या निकाल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है, और ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। हमने क्या किया? हमने एक टेस्ट चार्ज को ये पॉइंट पे लाए, ये पॉइंट पे लाए, ये पॉइंट पे लाए, 3 पॉइंट A, B और C, और हमने चेक करना है कि उसका पोटेंशियल कितना है। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, ठीक है। मैं V का फॉर्मूले में A का डिस्टेंस डाल दूंगा R1, तो मेरे को पोटेंशियल ऑफ A मिल जाएगा, पोटेंशियल ऑफ B मिल जाएगा, मैं कौन सा डिस्टेंस डाल दूंगा? R2। पोटेंशियल ऑफ C मिल जाएगा, मैं कौन सा डिस्टेंस डाल दूंगा? R3 C के लिए। और तीनों का वैल्यू अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि द पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इफ द R increases, the potential decreases. If the R decreases, the potential increases. ये बात समझ में आई? जैसे यहाँ पे ये हमारा सोर्स चार्ज है, मैं जैसे जैसे पास में जाऊंगा वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। किसका पोटेंशियल? पॉइंट का। ए का पोटेंशियल कम है, बी का पोटेंशियल ज्यादा है, सी का पोटेंशियल और ज्यादा है। 100, 120, 140, बताइए पोटेंशियल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? पोटेंशियल बढ़ रहा है जैसे जैसे हम पास में जा रहे हैं। और ये किसका केस है? जब ये पॉजिटिव है और सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है। अगर इसको हम नेगेटिव कर दे या इसको नेगेटिव कर दे तो पूरा सीन चेंज हो जाएगा, ठीक है।
सो गाइस, जैसे वर्क डन, मैंने आपको बताया वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी बट इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव. In a similar ways, potential is also a scalar quantity, but potential can be positive and potential can be negative. मैं आप इसके बाद दो सिनेरियो डिस्कस करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा पॉजिटिव पोटेंशियल क्या होता है और नेगेटिव पोटेंशियल क्या होता है. तो आपको ये बात समझ में आ गई कि द पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, वेयर एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का. फॉर्मूला चेक करिएगा आप अभी जरूर. तो अगर हम इन दोनों का ग्राफ बनाए, ठीक है, ये आर इनवर्स का मतलब होता है 1/r और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है 1/r स्क्वायर, मतलब आर इनवर्स 2 का. ठीक है, तो अगर हम क्या करें डिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है, एक एक्सिस पे हम डिस्टेंस लेते हैं और एक इस पे हम v और e का ग्राफ बनाएंगे. तो मैं आपको ये बताता हूं कि अगर मैंने r को दुगना कर दिया, इफ द r हैज बीन डबल्ड, तो बताइए पोटेंशियल में क्या फर्क आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क आएगा. आप कहेंगे पोटेंशियल जो है वो 1/2 हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो जाएगा, क्योंकि r को मैंने डबल कर दिया. सो r की जगह 2, सो 1/2 हाफ हो गया पोटेंशियल. 1/2 का स्क्वायर 1/4 क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. r के चेंज होने से r को अगर मैंने 3 गुना कर दिया, अगर मैंने r को 3 टाइम्स कर दिया, तो आप देखेंगे कि पोटेंशियल हो जाएगा 1/3 एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम 1/3 का स्क्वायर 1/9. दैट इज हाउ दे आर रिलेटेड टू r. तो आप मुझे बताइए ज्यादा जल्दी जल्दी कौन घट रहा है. आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल धीरे धीरे कम हो रहा है. ठीक है, तो हमने इसका अगर ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ आपकी बुक्स में है और आप इसका ग्राफ देखेंगे कि ठीक है, और दूसरा वाला जो ग्राफ है ओके, और इसमें से आपको मिलेगा कि ये वाला जो है ये E का है और ये वाला V का ग्राफ. तो हमें क्या पता चल रहा है, R को हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, R को हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं V उस हिसाब से चेंज हो रहा है. ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन क्या है, V का है 1/r और E का है 1/r स्क्वायर. ठीक है, तो अब इस ग्राफ को अच्छे से देखें अपने बुक्स में. ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं.